हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवी साइंस क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है क्या? अगर हम इकोसिस्टम को समझते हैं तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसी को हम क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम बोल देते हैं। जैसे ही कोई एक पर्सन है या फिर हमको ये एक एनिमल है या फिर कहें कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करे, मान लो बी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ इंटरेक्ट करे, या फिर कोई अदर एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं जैसे कि वाटर हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो उसके साथ इंटरेक्ट करे, तो ये सारा मिला के हम क्या बोलेंगे? इसको इकोसिस्टम बोल देंगे। तो इकोसिस्टम क्या है वो यहाँ पे समझ आया हमें। यहाँ पे क्या है? एन इकोसिस्टम कैन विजुअलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम को नेचर की फंक्शनल यूनिट की तरह से भी देखा जा सकता है। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं खुद के साथ भी और सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी। तो जो सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट है ये एबायोटिक कहलाता है, और जो खुद के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे बायोटिक कम्युनिटीज कहलाएंगे। अगर यहाँ पे दो इकोसिस्टम की बात करें तो दो तरह का इकोसिस्टम होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो जमीन पर होगा वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, जो पानी में चला गया वो एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाता है। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमें कौन कौन मिलेगा? जैसे कि हमें यहाँ पे फॉरेस्ट मिल सकता है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है। ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो यहाँ पॉन्ड मिलेगा, लेक है, वेटलैंड है, रिवर है, ईस्चुरीज है। ये सभी क्या है? ये सभी एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्रॉपफील्ड और एक्वेरियम की, तो ये भी क्या है? ये भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन ये मैन मेड इकोसिस्टम कहलाएंगे। यहाँ पे किस किस की बात करेंगे हम इकोसिस्टम में? प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करेंगे जो कि फूड चेन या फूड वेब में होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में होती है। अब आउटपुट क्या मिलेगा? डिग्रेडेशन या एनर्जी लॉस, ये सब की बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट है इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम। हमने देखा ही है कि बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोसिस्टम बोल देते हैं। तो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब आगे बात करते हैं और इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोल देते हैं। सिंपल से अगर हम एक ऐसा समझते हैं, जैसे कोई जंगल है, उस जंगल में जैसे कोई जंगल है तो उस जंगल में कुछ ये एक जमीन बना दी उन्होंने। यहाँ पे एक बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ इस तरह से इनकी कैनोपी थी यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से। अब कुछ छोटे पौधे भी थे यहाँ पे, वो छोटे पौधे कुछ इस तरह से थे। बड़े बड़े पौधे इतने ही थे, कुछ इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लेयर इसकी बनी, एक लेयर इसकी बनी, और ऐसे ही अगर और बड़े पौधे होते तो एक लेयर उसकी बन जाती। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोल देते हैं। ये ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो अब ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि एक जंगल है, उस जंगल में कुछ बड़े पौधे होते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट बीच के होते हैं। और उसको अगर हम साइड से देखते हैं जंगल को तो हमें लाइनें बनी दिखती हैं। एक लाइन में सारे दिखाई देंगे बड़े वाले, एक लाइन में छोटे वाले, एक लाइन में सबसे छोटे वाले। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एग्जांपल दे रखा है, ट्री ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट, श्रब्स सेकंड, हर्ब्स और ग्रासेस ऑक्यूपाई बॉटम लेयर। तो तीन लेयर हो गई, इसी को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। फिर आता है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या मिलेगा इसमें? तो सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ा ही था बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में।
और यहाँ भी क्या है कि प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है? अगर नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्पीसीज वेराइटीज। तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल बैलेंस। रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल बैलेंस। अब इसकी भी क्या जरूरत है डिकम्पोजिशन की? तो सोचो, मान लो एक प्लांट है, इस प्लांट ने मिनरल्स न्यूट्रिएंट लिए सॉइल से, इसके पास चले गए, अब इसको किसी ने खाया, प्लांट ने, मान लो हर्बीवोरस ने खाया, ये मर गया, मरने के बाद ये कहाँ आ गया? सॉइल में। तो इसका जो डीमिनरलाइजेशन होगा तो सारे मिनरल्स वापस प्लांट के पास चले जाएंगे। तो इसको ये क्या है? डिकम्पोजिशन की वजह से ही तो वापस प्लांट के पास, वरना तो ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ तक ये हमें पता चला। और क्या है इसमें? फिर एनर्जी फ्लो तो हम जानते हैं, एनर्जी फ्लो में क्या है कि 10% एनर्जी फ्लो होती है। रूल है ये तो, कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी फ्लो होती है, बाकी 90% लॉस हो जाती है रेस्पिरेटरी लॉसेस के अंतर्गत। फिर आता है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल हम जानते ही हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी इसको बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसको न्यूट्रिएंट साइकिल इसलिए बोला जाता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कार्बन को। कार्बन जो है प्लांट का मेन कंपोनेंट होता है, क्योंकि ग्लूकोज से ही प्लांट के मेजर पार्ट बने होते हैं, सेलुलोज वगैरह से। तो उसमें ग्लू कार्बन जो है मेन कंपोनेंट है। तो कार्बन की साइकिलिंग कैसे होगी? पेड़ में कार्बन है, पेड़ को अगर हम जलाएंगे तो उसमें CO2 रिलीज होगा, या फिर हम कहें कि हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, तो उसमें CO2 रिलीज होगा। CO2 कहाँ जाएगा? एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट से वापस कहाँ चला जाएगा? प्लांट के पास, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेता है उसकी। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई। इसके आगे और क्या है? फिर यहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल। तो स्मॉल पॉन्ड को एग्जांपल की तरह से लेते हैं, तो ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। अभी सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट का मतलब क्या है? ये खुद का काम चला सकता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। कौन? पॉन्ड की बात कर रहे हैं। एंड rather simple example that explain even the complex interactions that exist in an aquatic ecosystem. A pond is shallow water. Pond is a shallow water body. अब shallow water body क्या होता है? जिसमें रुका हुआ पानी होता है, तो वो pond है। वो उसी को, इसीलिए इसको shallow water body बोल देते हैं। In which all the above mentioned four basic components of an ecosystem were well exhibited. अब जब ये खुद इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम के चारों कंपोनेंट इसमें बिल्कुल मिलेंगे। प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी। The abiotic component is water with all the dissolved inorganic and organic substances. वाटर के पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं। और क्या होगा? एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम। बॉटम में सॉइल डिपॉजिट होगा जो कि न्यूट्रिएंट रिच होती है। सोलर इनपुट आएगा। द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। पूरे पॉन्ड का रेट ऑफ फंक्शन कौन डिसाइड करेगा? जैसे कि सोलर इनपुट कितना आ रहा है, उसके बाद टेम्परेचर साइकिल क्या रहता है, डे लेंथ कितनी रहती है, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, तो उन सबके बेसिस पे पॉन्ड की फंक्शनिंग डिसाइड होती है या फिर उनका डिपेंड होती है। Autotrophic component include the phytoplanktons.
इसमें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कुछ एल्गी होती है, एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। सबमर्ज्ड और मार्जिनल प्लांट्स होते हैं जो कि तैरते रहते हैं, फाउंड एट द एजेस। द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय द जूप्लैंक्टन। कंज्यूमर जो है जूप्लैंक्टन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन्स। इस पे फीड करने वाले कौन है? जूप्लैंक्टन्स। इस पे फीड करने वाले कौन है? जूप्लैंक्टन्स है। फिर क्या है? द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। ये जूप्लैंक्टन की बात कर रहा है। फिर आगे कौन मिलेंगे इसमें? डिकम्पोजर्स आर द फंजाई। डिकम्पोजर्स में कौन कौन हो सकता है? फंजाई हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, फ्लैजिलेटेड, स्पेशली एबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। ये सिस्टम सारे फंक्शन करता है ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल। Conversion of inorganic into the organic material with the help of radiant energy। रेडिएंट एनर्जी सनलाइट की बात कर रहा है ये। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्जन जो है रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा होता है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेगा? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉफ बाय हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ को जब हेटरोट्रॉफ खाते हैं, decomposition and mineralization of dead matter to release them back for reuse by the autotrophs। मतलब ये जो ऑटोट्रॉफ है, इसको जब ये हेटरोट्रॉफ खाएंगे तो वो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं और वापस से अवेलेबल कराते हैं मटेरियल को ऑटोट्रॉफ्स के लिए, क्योंकि जब ये मरेंगे तभी तो यहाँ तक मिनरल्स पहुंचेंगे वापस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे और क्या मिलेगा। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर to release them back for reuse by the autotrophs. These events are repeated over and over again. There is unidirectional movement of energy. एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल एंड इट्स डिस्पेंशन एंड लॉस ऑफ हीट टू द एनवायरनमेंट। जो एनर्जी है उसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ, और बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे अगर देखें तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या है, तो इस सबको समझते हैं। मान लो एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन जो है अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया गया, वो क्या है? उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद क्या होगा? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेट। तो वेट की टर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाता है और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। औरों से कंपेयर करने के लिए इसको दो में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या होता है? जैसे कोई फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में हमने कहा कि मान लो 5 किलो, या फिर हम कहें 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रोडक्शन हो रहा है। 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रोडक्शन है टोटल बायोमास का। तो मैं कहूंगा
कि ये जो 5 ग्राम या फिर 5 या 50 कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ज्यादा तो लगेगा, या 500 ग्राम ठीक है। अब 500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बायोमास में प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का। अब ये हो गई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितना सारा कुछ बना, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर मैं कहूं कि इसमें से 100 ग्राम खुद प्लांट ने यूज कर ली थी, यूज्ड बाय प्लांट फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट ने यूज कर ली, तो बची कितनी? अब बची यहाँ पे 400 ग्राम। तो अब ऑल ओवर अगर मैं देखूंगा तो बनी कितनी थी? 500 ग्राम। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 500 ग्राम। रेस्पिरेशन में कितनी चली गई? 100 ग्राम। कितनी बची? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बची कितनी? 400 ग्राम। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेस्पिरेटरी लॉसेस क्या है, वो सब हमने यहाँ पे सीख लिया। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि एक पेड़ था, उसको खाया किसने? मान लेते हैं डियर ने खा लिया, जो या फिर हम कहें एक बकरी खा गई उस पेड़ को। जब उस पेड़ को एक बकरी खा गई, तो उस पेड़ के पास जो प्रोडक्टिविटी थी वो बकरी के पास चली गई। अब जैसी बकरी के पास चली गई तो ये बकरी ग्रो करेगी, इसमें ग्रोथ होगी। जब इस गॉड में ग्रोथ होगी तो ये भी तो एक प्रोडक्टिविटी ही है। किसके लिए? इस लायन के लिए प्रोडक्टिविटी है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है बायोमास की, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। जो कि कंज्यूमर में ग्रोथ हो रही है, और उसको प्राइमरी कंज्यूमर को, जैसे टर्सरी कंज्यूमर खाएगा तो टर्सरी कंज्यूमर के लिए तो ग्रोथ ही हो रही है, वो प्रोडक्टिविटी है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी। मतलब अगर पेड़ बढ़ रहा है, अगर पेड़ ग्रोथ कर रहा है, या फिर हम कहें फूड बना रहा है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। पेड़ को खाने वाला अगर ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, तो उसको जो कंज्यूमर खाएगा उसके लिए प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो दूसरी बार में प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। प्लांट स्पीसीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है प्लांट स्पीसीज पे डिपेंड करेगी। इसके बाद आगे क्या है? ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेराइटी of environment factors, availability of nutrients and photosynthetically या photosynthetic capacity of plant। किस किस पे डिपेंड करेगा? एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। Therefore, it varies in different types of ecosystem। अलग अलग इकोसिस्टम की टाइप में देखने को मिल जाएगा। Annual or net primary productivity of whole biosphere is approximately 170 billion ton। ये हमें पॉइंट याद रखना है कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ड्राई वेट और वेट वेट क्या है, या फिर हम कहें ड्राई वेट और फ्रेश वेट क्या है? जैसे कि एक पेड़ लेके आए हम, ये पेड़ लेके आए तो इसका कुछ वजन रहा होगा, डायरेक्ट लाए और ताजा ताजा वेट कर लिया तो इसका कुछ वजन रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेश वेट, फ्रेश वेट। और ये हमने सुखा दिया, फिर सुखाने के बाद कुछ वजन रहा होगा तो उसको हम ड्राई वेट बोल देंगे। तो फ्रेश वेट क्या है, ड्राई वेट क्या है, वो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे ऑफ दिस डेफिसिट डेस्पेट occupying the about 70% of surface, the productivity of the ocean is only 55 billion ton। तो ओशियन की प्रोडक्टिविटी कितनी है? 55 बिलियन टन। जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कितनी होती है?
70 बिलियन टन। ठीक है। रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड। फिर आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसको हटा देते हैं। तो क्या क्या है डिकम्पोजिशन में? यू मे हैव heard earthworm being the friends of farmer, मतलब फार्मर्स फ्रेंड इसको बोलता है। तो अर्थवर्म को क्यों फार्मर फ्रेंड बोला जाता है, तो उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण हो सकता है फार्मर फ्रेंड बोलने के पीछे? तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी को पोला करता है वो केचुआ। क्या करेगा? मिट्टी को पोला करता है। जैसे खेत में एक जगह से वो अंदर जाएगा, दूसरी जगह से बाहर आ जाएगा। तो ये जो कर रहा है पोरस मिट्टी बना रहा है, जिससे क्या होगा, जो रूट्स हैं प्लांट की उसको अच्छे से एरेशन होता है, उसका गैसेज एक्सचेंज हो पाती हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और क्या क्या मिलेगा। दिस इज बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजिंग द सॉइल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करता है और साथ में सॉइल को लूज भी करता है। सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा, लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। Dead plant remains such as leaves, bark, flower, and dead remains animals include fecal matter constitute the detritus। मतलब सड़ी गली चीजों से, फेकल मैटर से जो कंपोनेंट बनता है उसको हम डेट्राइटस बोलते हैं। तो उस डेट्राइटस में सभी चीजें होती हैं, टूटे फूटे पत्ते हो सकते हैं, डंडियां और लकड़ियां हो सकती हैं थोड़ी बहुत, कुछ मरे हुए एनिमल्स हो सकते हैं, और कुछ एनिमल्स का एक्सक्रीटा भी हो सकता है। वो सब मिलके डेट्राइटस बनाता है। अब डेट्राइटस क्या करेगा? विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। अब डेट्राइटस का ही तो डिकम्पोजिशन करना है, तो डेट्राइटस क्या है? रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए। द इम्पोर्टेंट स्टेप इन दिस प्रोसेस in the process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, humidification और mineralization। ये कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, दूसरा पॉइंट लीचिंग पढ़ना है, तीसरा पॉइंट कैटाबोलिज्म और चौथा पॉइंट ह्यूमिफिकेशन और पांचवा पॉइंट मिनरलाइजेशन। तो ये सारे पढ़ेंगे इसमें। अब यहाँ से शुरू कर देते हैं। जैसे डेट्रीवोरस क्या होता है? डेट्रीवोरस होता है अर्थवॉर्म। एक मेन एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है डेट्रीवोरस का। क्या क्या होगा उसमें? Break down the detritus into small particles. This process is called the fragmentation। तो fragmentation के द्वारा small particles में तोड़ा जाता है। By the process of leaching, leaching की बात कर रहा है। जो water soluble inorganic nutrients होते हैं वो soil horizon में अंदर चले जाते हैं और वो अंदर जाकर precipitated हो जाते हैं। precipitate होने के बाद वो salt के form में चले जाते हैं और प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं। मतलब लीचिंग में क्या था? लीचिंग को सिंपल शब्दों में कहें तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो था उसमें इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट जो है वो नीचे चला जाएगा सरफेस में, सॉइल सरफेस में या सॉइल ओरिजिन में। उससे क्या होगा? वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे जाकर, और प्रेसिपिटेट जब हो जाएगा तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड्स द डेट्राइटस। जो बैक्टीरियल एंजाइम और फंगल एंजाइम है वो डेट्राइटस को डिग्रेड करेंगे। सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो डेट्राइटस है उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट रहे होंगे। इसको ब्रेक करने का जो काम है वो कहलाएगा कैटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। मतलब एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं इस डेट्राइटस को ब्रेक कर रहे हैं सिंपल अनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। वैसे प्रोसेस का नाम ही कैटाबॉलिज्म है, तो काटने तोड़ने वाली रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म बोल देते हैं। It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus। ये सभी काम जितने हो रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ये सारे काम एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगा उसके बाद लीचिंग होगी उसके बाद कैटाबॉलिज्म होगा, नहीं, ये सारे साथ में होते हैं, तो साइमल्टेनियस होते हैं।
साइमल्टेनियस के बाद और क्या? ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन। ह्यूमिफिकेशन की बात करें, मिनरलाइजेशन की बात करें तो वो डिकम्पोजिशन के टाइम पे होता है। तो ह्यूमिफिकेशन को देख लेते हो तो क्या है? ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड द ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे ही कभी जंगलों में जाता है तो जंगलों में सबसे ऊपर की सरफेस कैसी दिखती है? डार्क ब्राउन कलर की, लगभग ब्लैकिश होती है, तो डार्क ब्राउन कलर है ये। अब डार्क ब्राउन कलर है तो क्या होगा उसमें? वो वहां पे स्टोर होने लगेगा। और क्या? दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ये पॉइंट स्पेशल है, याद रखना है कि ह्यूमस जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए। साथ में अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। बहुत धीरे धीरे इसका डिकम्पोजिशन होता है। किसकी बात चल रही है? ह्यूमस की बात चल रही है। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, नेचर में कोलॉइडल होता है। इट सर्व्स एज द रिजर्वोयर फॉर न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट इसके पास होते हैं तो इसको रिजर्वोयर की तरह से भी बोला जाता है। Thus, humus is further degraded by some microbes, the release of inorganic nutrients by the process of mineralization। अब जो ह्यूमस था, ह्यूमस में ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होंगे तो वहां पे उसको डिकम्पोज करके वहां से मिनरल्स की फॉर्म में सेपरेट कर देना इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को, वो क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन कहलाता है। तो सारे पॉइंट हमने समझे। एक बार यहाँ पे इस पत्ती को देख लेते हैं कि इस पत्ती के साथ क्या हुआ। तो ये जो यहाँ पे पत्ता दिख रहा है, इस पत्ते में ये प्लांट है, इस प्लांट से एक पत्ता गिरा। पत्ता गिरने के बाद अ ग्रीन लीफ फॉल टू द ग्राउंड, जमीन पे गिर गई। फिर उसको एक कीड़ा खा जाएगा। सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर फूड वेव। अब यहाँ से जो एनर्जी थी वो फूड वेव में या फूड चेन में जा रही है। फिर क्या होगा? अब थोड़ा बहुत जो बचा उसको फंजाई डाइजेस्ट करेगी, और फंजाई डाइजेस्ट करने के बाद फंजाई के द्वारा डाइजेस्ट किए जाने के बाद leaves partially consumed by the decomposers such as fungi and bacteria, the begin to lose form and become litter। बाद में लिटर बन जाता है। आगे क्या है? अब इसको फर्दर डिकम्पोज किया जाएगा अर्थवॉर्म के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि सॉइल मिलेट और फंजाई के द्वारा ये सब डिकम्पोज किया जाता है। तो ऑर्गेनिक रिच सॉइल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फिर से जमीन पर जाएगा। जमीन पर जाने के बाद सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल, केमिकल एक्शन। फिर इस तरह से वापस से पूरा पाथवे न्यूट्रिएंट साइकिल का फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन जो है ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। अब डिकम्पोजिशन करना है तो ऑक्सीजन तो जल लगेगा ही सही। इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट is slower if detritus is rich in lignin and chitin। तो डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो स्लो होगा अगर उसमें जो डेट्राइटस है, जो मटेरियल है, उसके पास लिग्निन या काइटिन होगी तो। और फास्ट कब होगा? जब उसके पास वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। वाटर सोल्यूबल कंपाउंड हो या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, जैसे कि शुगर की बात करते हैं, तो ये कैसा होगा? इसके लिए ये प्रोसेस, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। टेम्परेचर and soil moisture are the most important climatic factor that regulate the decomposition through their effects on the activities of soil। कहने का मतलब है टेम्परेचर का इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। कैसे पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट? कि अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो सारे एंजाइम फ्रीज हो जाते हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्यू टू वाइब्रेशन, हम कह सकते हैं, या फिर हम कहें ड्यू टू रैंडमनेस इन मॉलिक्यूल्स। फिर आते हैं यहाँ पे एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो के लिए हमें याद रखना है 10% रूल होता है, लिंडमैन ने दिया था। अब इसके लिए क्या क्या चीजें हैं हमने ये पहले पढ़ा भी है, हम फिर से रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करते हैं? कि मानो सनलाइट है, सनलाइट से 100 जूल एनर्जी आती है एग्जाम्पल के लिए।
सनलाइट है ये। तो मैं यहाँ पे 100 जूल को 100% मानूंगा। उसके बाद इसमें से 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, और बची 50% फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होती है। अगर इसमें भी देखें तो 50% में क्या क्या होगा। इस 50% के 1 से 2% में 1 से 2% में सफिशियंट फोटोसिंथेसिस हो जाती है। मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अगर मैक्सिमम की बात करें तो लगभग 10% पे सैचुरेशन हो जाता है। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ी हुई बात है। अब यहाँ पे देखते हैं। तो हमने फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन देख ली, पार क्या है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी। सन की रेडिएंट एनर्जी आ रही है टू मेक फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10%। प्लांट 2 से 10% तक ही कैप्चर कर पाते हैं ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मैक्सिमम है 2 से 10%। मैंने 1 से 2% में सफिशियंट होता है, अगर टोटल भी रहे तो 10% तक मैक्सिमम है। किसका? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। अब इतनी सी 2 से 10% जो सनलाइट की एनर्जी है उसमें ही पूरा अर्थ, पूरा एंटायर लिविंग वर्ल्ड सस्टेन कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर। सभी ऑर्गेनिज्म फूड के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली डिपेंड है या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड है, पर डिपेंड जरूर है। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह से हमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो दिखाई देता है एनर्जी का, अपराइट ही रहता है हमेशा। अब आगे बात करते हैं, आगे हमें और कौन मिलेगा इसमें। फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जाम्प्ट फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी जितनी दोगे उतना ही काम होता है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद अनुसार क्या है कि अगर कोई फंक्शन कराना है तो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई देनी पड़ेगी एनर्जी की, तभी वो काम करेगा। जैसे ही सप्लाई कटेगी वो एनर्जी वो काम करना बंद कर देगा। आगे क्या है? दे नीड टू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसिस द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू कॉन्ट्रैक्ट the universal tendency towards increase the disorderliness। disorderliness क्या है कि जब तक एनर्जी कांस्टेंट देते रहेंगे, जब तक एनवायरनमेंट में काम चलता रहेगा, जैसी एनर्जी कम होगी तो वो डिसऑर्डरनेस आ जाएगी लाइन में, मतलब कि जो काम है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो काम के ऊपर डिपेंड हो गया। आगे क्या है? नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इट फॉर एवर। मतलब कि कोई भी एनर्जी हमेशा के लिए तो ट्रैप होती नहीं है, वो फ्लो होती है। कैसे? एक ट्रॉपिक लेवल था, उससे दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी गई। मान लो यहाँ पे 100% थी तो यहाँ पे 10% एनर्जी जाएगी, बाकी 90% कहाँ गया? रेस्पिरेटरी लॉसेज में चला गया। 90% कहाँ चला गया? रेस्पिरेटरी लॉसेज में चला गया। अब आगे देखते हैं। ऑल एनिमल डिपेंड्स ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पता ही है, for their food or need. They are hence called consumer। इसीलिए उनको क्या बोल देते हैं? कंज्यूमर बोल देते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स भी बोल देते हैं। If they feed on producer, the plant
दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब कि जो प्लांट को खा रहे थे, उनको खाने वाले जो एनिमल हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जो बकरी है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। उसको खाने वाला शेर क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे कोई घास है, इस ग्रास को खाया फ्रॉग ने, सॉरी इंसेक्ट ने, तो ग्रास को खाने वाला इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर है। इसके बाद इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग है, तो फ्रॉग कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर तक समझ आ गया हमें। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर टू। टर्शरी कंज्यूमर भी होगा, तो हाँ बिल्कुल होता है। टर्शरी कंज्यूमर कौन होता है? टर्शरी कंज्यूमर में हम स्नेक ले सकते हैं। स्नेक ले लेंगे इसमें। द कंज्यूमर दैट फीड on these herbivorous, carnivorous or more are correctly प्राइमरी कार्निवोरस। इसको हम प्राइमरी कार्निवोरस ही बोलते हैं, जो कि हर्बीवोरस पे फीड करते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं द कंज्यूमर दैट फीड ऑन द, ठीक है। सेकेंडरी कार्निवोरस कौन है? जो प्राइमरी कार्निवोरस से अपना नरिशमेंट लेते हैं वो सेकेंडरी कार्निवोरस कहलाते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास है। गॉट कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। मैन कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। आगे हम बात करते हैं डेट्राइटस फूड चेन। अभी डेट्राइटस फूड चेन कैसी है? जैसे हम कोई भी फूड चेन ले सकते हैं, जैसे कि अ, हमने लिया कोई ग्रास, उस ग्रास को खा रहा है कौन? इंसेक्ट। इस इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला हॉक। अब ये जो है, ये सभी अगर मर गए डायरेक्टली, तो ये डेट्राइटस फूड चेन में चले जाएंगे। डेट्राइटस फूड चेन कौन सी है? डिकम्पोज करने वाली फूड चेन, जो है उसको डेट्राइटस फूड चेन बोल देते हैं, जिसमें सारे ही हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन क्या है वो यहाँ पे समझ आया। डेट्राइटस फूड चेन begins with dead organic matter. It is made up of decomposers. Decomposers के द्वारा बनती है ये। और यहाँ पे क्या मिलेगा फिर? विच आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ाई है कि डिकम्पोजर्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मेनली फंजाई, बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। डेट्राइटस या डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को डिग्रेड करके यहाँ से अपना नरिशमेंट लेते हैं। These are also known as the saprophyte. सैप्रो मतलब डिकम्पोज। जो सैप्रोफाइट होता है वो डिकम्पोज करता है, सड़ी गली मरी चीजों को डिकम्पोज करता है, तो वहां से एनर्जी रिलीज करवाता है वो। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? सबसे पहले एंजाइम सेक्रेट करेंगे। कौन से? डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेंगे, जिससे कि वो वेस्ट जो था वो डाइजेस्ट हो जाएगा। वेस्ट डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट मटेरियल, जो उसमें इम्पोर्टेंट मटेरियल थे, इम्पोर्टेंट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल inorganic material which are subsequently absorbed by them। उसको फिर जो काम काम की चीज है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी सारा वहीं पे छोड़ देते हैं। एक किसी भी इकोसिस्टम में जीएफसी, किसी भी इकोसिस्टम में जो जीएफसी है, ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं इसको। जीएफसी इज मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी। कंड्यूट का मतलब होता है माध्यम। कंड्यूट का मतलब होता है माध्यम। तो किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में
जो जीएफसी है वो मेजर कंड्यूट की तरह काम करता है एनर्जी फ्लो के लिए। जैसे जैसे इकोसिस्टम की बात करें तो प्लांट था, और उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे, फाइटोप्लैंक्टन्स जू प्लैंक्टन्स में जाएंगे। अब जू प्लैंक्टन्स जब जाएंगे तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी जो है कंड्यूट की तरह से एज अगेंस्ट दिस इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम a much larger fraction of energy flows through the detritus। बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो डेट्राइटस फूड चेन के द्वारा फ्लो होती है, एंड देन थ्रू द जीएफसी, और बाद में जीएफसी के द्वारा जाती है। डेट्राइटस फ्लो थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन देन ब्रॉट टू जीएफसी। ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन। अब डेट्राइटस फूड चेन कई जगह पे ग्रेजिंग फूड चेन में कनेक्ट हो जाती है। जैसे जो अर्थवर्म होता है ये डेट्राइटस फूड चेन का हिस्सा है। अगर कोई इसको बर्ड खा लेती है तो ये कहाँ चला गया, ग्रेजिंग फूड चेन में चला गया। एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम some animals like cockroach, crow or omnivorous, these are natural interconnection of food chain make a food web। मतलब सिंपल सा कई सारी फूड चेन मिलके आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो कई सारी फूड चेन मिलके फूड वेब बनाती हैं। अब यहाँ पे हम ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो ट्रॉफिक लेवल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, टर्सरी सॉरी यहाँ से होगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम प्लांट आ गए जिसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा जिसको सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। यहाँ पे हर्बीवोर्स आ जाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, कार्निवोरस आ जाएंगे। टर्सरी कंज्यूमर में कौन आएगा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल मतलब टॉप कार्निवोरस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं और क्या है इसमें। अब आता है एक वर्ड स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ से देखते हैं द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल को क्रॉस करते समय अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होता है। कितना लॉस होता है, 90% लॉस होता है। सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है, बाकी 90% रेस्पिरेटरी लॉसेस में चली जाती है। When an organism die, it is converted to detritus। जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो डेट्राइटस में कन्वर्ट हो जाएगा या डेड बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है डिकम्पोजर्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। मतलब कहने का क्या है, ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल का कुछ बायोमास रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। कोई सा भी टॉपिक लेवल ले सकते हो, उस टॉपिक लेवल में जो बायोमास है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टैंडिंग क्रॉप को हम मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में मेजर करते हैं, जिसलिए हम इसको बायोमास बोल देते हैं। बायोमास और द नंबर इन यूनिट एरिया, बायोमास और द नंबर इन यूनिट एरिया दोनों ही तरह से इसको मेजर किया जा सकता है। The biomass of a species is expressed in term of fresh और dry weight। fresh weight क्या था, dry weight क्या था, हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर ताजे पेड़ को उठा के लाके उसका वेट कर लेंगे तो ये फ्रेश वेट कहलाएगा, और उसको सुखाने के बाद वेट करेंगे उसका तो वो ड्राई वेट कहलाएगा। तो दोनों ही हमने समझ लिए थे। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। वाई, ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्रेश वेट होगा तो उसमें पानी भी तोला जा रहा होगा, जब पानी तोला जा रहा होगा तो उसका भी कुछ वजन रहा होगा। जब उसको सुखा देंगे तो जो उसके अंदर पानी था वो उड़ जाएगा, तो उसका एक्चुअल बायोमास हमें पता चलेगा। फिर क्या है, नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन restricted as the transfer of energy follow 10% रूल, 10% लॉ। मतलब जो ग्रेजिंग ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें ट्रॉफिक लेवल एक लिमिट तक ही होता है, क्योंकि 10% रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ही जाती है, बाकी 90% लॉस हो जाती है। इन द नेचर इट इज responsible to have so many levels, producer, herbivorous, primary carnivorous, secondary carnivorous in the grazing food chain।
फिर आगे कौन है, ये यहाँ से सन है, सन से मान लो 100% लाइट आ रही है तो 90% हीट में लॉस हो गई, 10% आगे गई। मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ हीट है तो यहाँ पे अगर इसका 100% मान रहे हैं, वैसे तो सनलाइट में टोटल 50% ही लाइट होती है जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, पर हम यहाँ पे 100% अगर एनर्जी माने तो यहाँ पे 90% यहाँ चलेगी, 10% यहाँ चलेगी, फिर आगे इससे आगे जाएगी तो 10 का भी 90% इधर और 1% 10% इधर, फिर से 90 इधर और फिर से 10% इधर। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि जितनी लंबी फूड चेन होती चली जाएगी उतना उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता चला जाएगा, उतना वेस्ट मटेरियल हम कह सकते हैं बढ़ जाएगा। तो ये हमें समझ आ गया। फिर इसके बाद आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को समझना है तो यहाँ पे पिरामिड्स के बारे में तो हम जानते ही हैं कि पिरामिड्स कभी अपराइट होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड्स। द बेस ऑफ पिरामिड ब्रॉड, पिरामिड का बेस कैसा होता है, ब्रॉड होता है, एंड नैरो टूवर्ड्स द एपेक्स, एपेक्स की तरफ नैरो होते हैं तो वो पिरामिड बन जाते हैं। अब वन गेट अ सिमिलर शेप whether you express the food और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। जैसे ये है नंबर का पिरामिड, नंबर का पिरामिड ये है अपराइट, और ये अपराइट है। नंबर का पिरामिड अपराइट भी हो सकता है, जनरली अपराइट होता है लेकिन इन्वर्टेड भी हो जाता है। अपराइट में जैसे हम कहेंगे क्या, ये ग्रासलैंड है, ये हम कह सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होता है, जैसे कि घास के नंबर, घास का नंबर जो है, ग्रासेस का जो नंबर है मेंबर्स का, उससे कम नंबर गॉट का रहा होगा। जितना ग्रासेस का है उससे कम नंबर गॉट का रहा होगा, उससे कम नंबर लॉइन का रहा होगा। और इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले जाने के लिए हम और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रास है, ग्रास को खाने वाले इंसेक्ट उससे कम होंगे, इंसेक्ट को खाने वाले फ्रॉग उससे कम होंगे, फ्रॉग को खाने वाले स्नेक उससे भी कम होंगे। तो ये कैसा हो गया, अपराइट हो गया। अगर मैं इन्वर्टेड पढ़ूं तो इन्वर्टेड कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे नंबर का ही इन्वर्टेड कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम एक ट्री लेते हैं, ट्री। इस ट्री पे मान लो 50, एक ट्री था, इस ट्री पे 50 बर्ड्स रहती हैं। अब हर बर्ड पे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अब हर बर्ड पे मान लो 10-10 पैरासाइट है, और हर पैरासाइट पे सुपर पैरासाइट प्रेजेंट है। ये भी नंबर का ही है लेकिन ये कैसा है, ये इन्वर्टेड हो गया। तो याद रखना है नंबर का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है, जनरली अपराइट होता है। नेक्स्ट कौन सा पिरामिड है, तो नेक्स्ट पिरामिड जो दे रखा है इसमें वो बायोमास का पिरामिड है। बायोमास का पिरामिड भी कैसा हो जाएगा, अच्छा ये जो नंबर का पिरामिड है ना, ये स्पिंडल शेप भी हो सकता है। अब स्पिंडल शेप कैसे होगा तो इसको और समझ लेते हैं। जैसे एक पेड़ था, उस एक पेड़ पे मान लो 50 चिड़िया रहती थी, और हर चिड़िया के पास मान लो अभी 50 चिड़िया थी, और हर चिड़िया के पास एक हॉक थी। मतलब कि अब हम कहें जहाँ, जैसे यहाँ पे हमने पैरासाइट पढ़े थे तो पैरासाइट तो छोटे होते थे, ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे हॉक थी, हर चिड़िया को खाने वाली, मतलब बहुत सारी चिड़िया को खाने वाली एक हॉक थी। अब एक हॉक, यहाँ पे कैसा बन गया, ये स्पिंडल शेप बन गया। ये कैसा बन गया, स्पिंडल शेप। तो कैसे कैसे आ सकता है, अपराइट भी आ सकता है, इन्वर्टेड भी आ सकता है, और स्पिंडल शेप भी आ सकता है। तो तीनों तरह के यहाँ पे ग्राफ आ सकता है नंबर के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं किसके बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे। बायोमास के बेसिस पे देखेंगे तो अपराइट आएगा,
इन्वर्टेड भी आ जाता है, अपराइट आएगा और इन्वर्टेड भी आ जाता है। कैसे आएगा? जैसे सबसे पहले तो अपराइट को देख लेते हैं, तो बायोमास के बेसिस पे, तो जैसे फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ है। अब बहुत सारे पेड़ हैं तो बायोमास ज्यादा होगा, उसको खाने वाले हिरन कम होंगे और हिरन को खाने वाले शेर और भी कम होंगे। इस तरह से ये कैसा गया? अपराइट चला गया। अगर इन्वर्टेड की बात करें तो इन्वर्टेड कैसे होगा? जैसे कि हम जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स कम होते हैं बायोमास के रेस्पेक्ट में एज कम्पेयर टू जू प्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम होता है एज कम्पेयर टू जू प्लैंक्टन्स। तो ये भी कैसा चला जाएगा? इन्वर्टेड चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। आगे है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी के पिरामिड की बात करें तो हमें पता है 10% रूल है, तो 10% ही आगे जाती है, बाकी 90% लॉस हो जाती है। तो कैसे? यहाँ पे 10,000 जूल थी मान लो एनर्जी, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में गए तो 1,000 जूल रह गई, उससे नेक्स्ट में गए तो 100 जूल रह गई, उससे नेक्स्ट में गए तो 10 जूल रह गई, उससे नेक्स्ट में अगर जाएंगे तो 1 जूल रह जाएगी। तो इस तरह से ये डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एनर्जी का पिरामिड में देखें, एनर्जी हमेशा कम ही होती जा रही है, इसीलिए ये कैसा हो गया? अपराइट हो गया। No generalization we make will true if we take only few individuals at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में रह सकता है एक समय पे। कैसे? One must remember that trophic level represents functional level, not species. ध्यान रहे कि ट्रॉफिक लेवल फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। A given species may occupy more than one trophic level at same ecosystem at same time. जैसे कि एक स्पैरो है, अगर वो सीड खा रही है, फ्रूट खा रही है, मटर खा रही है, तो वो कहलाएगी क्या? वो कहलाएगी एक सेकेंडरी कंज्यूमर। जबकि वो क्या कहलाएगी? एक सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगी। व्हेन प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगी व्हेन इट ईट्स एन इंसेक्ट, तब ये सेकेंडरी कहलाएगी। मतलब अगर ये सीड खा रही है, फ्रूट खा रही है, मटर खा रही है, तो ये एक प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगी। वहीं पे अगर ये इंसेक्ट या वर्म खा ले तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगी। तो स्पैरो का ये एग्जाम्पल आ जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑल pyramids ऑफ नंबर, एनर्जी, बायोमास आर अपराइट। जितने पायरामिड्स होते हैं जनरली वो मोस्टली वो कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं। आगे हम देखें तो द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड। समुद्र में जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो पिरामिड अप इन्वर्टेड होता है। क्यों इन्वर्टेड होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो बायोमास है जू प्लैंक्टॉन्स का वो ज्यादा होता है, क्योंकि जू प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली कन्वर्ट करते हैं मास में। जू प्लैंक्टॉन्स एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली मास में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी बात, जू प्लैंक्टॉन्स का लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है। जू प्लैंक्टॉन्स का लाइफ साइकिल फाइटोप्लैंक्टॉन्स से कंपेयर में शॉर्ट होता है, तो वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी प्रोजनी बढ़ाते हैं, तो उनका बायोमास ज्यादा हो जाता है। और क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, फाइटोप्लैंक्टन्स आर इंडिविजुअली मच स्मॉलर देन द जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत छोटे भी होते हैं, जिस कारण से वो जूप्लैंक्टन्स के कंपेयर में उनका बायोमास कम रहता है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।